नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम बातचीत चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे थे। आज यह खत्म हो जाएगा, इसका फिर हम क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो सब कुछ हमने देख लिया कि बातचीत कितने प्रकार का होता है। जैसे स्पीच है, फिर बातचीत है, फिर बातचीत कितने प्रकार के से हो सकते हैं। जैसे दो व्यक्ति के बीच, तीन व्यक्ति के बीच, चार व्यक्ति और उससे अधिक। उसके बाद दो मित्रों के बीच बातचीत, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच बातचीत, सहेलियों के बीच, बुढ़ों के बीच, बुढ़ियों के बीच। हर एक प्रकार का बातचीत इसमें आपको ऊपर आपने पढ़ा। लेकिन अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेखक यह बता रहा है कि एक्चुअल में जो बातचीत का तरीका है, एक्चुअल में जो बातचीत है वह क्या है। तो देखिए यहां बता रहा है लेखक कि अभी तक जितने भी बातचीत को हमने पढ़ा और देखा, उसमें हमें किसी न किसी की आवश्यकता है नहीं। यहां तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने का बहुत आवश्यकता है। बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है, और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करें। पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है, और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। तो देखिए यहाँ बता रहा है लेखक कि बात यहाँ तक में बातचीत करने में दो प्रकार की त्रुटियां हैं। आपको कम से कम एक व्यक्ति और चाहिए, और अगर आपके पास नहीं है तो कैसे काम होगा। या तो आपको उसके यहाँ जाना होगा या वह आपके यहाँ आए, तो दोनों में ही बहुत ज्यादा त्रुटि। आप उसके यहाँ गए तो उसको अब शिष्टाचार करना पड़ेगा। आपसे वह खुलकर नहीं बात कर सकता है क्योंकि आप उसके यहाँ मेहमान हैं। या फिर वह आपके यहाँ आए तो वही कंडीशन आपके लिए लागू होगा। तो इस बातचीत में तो काफी ज्यादा वक्त निकल जाएगा और सही से बात भी नहीं कर पाएंगे। तो लेखक यहाँ बता रहा है कि एक्चुअल में बातचीत का क्या तरीका है। तो एक्चुअल में देखिए कितना शानदार तरीका है। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं, और जो एक ऐसा चमन स्थान है जिसमें हर किसी के बेल बूटे। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि हमारी हमारी जो मनोवृत्ति है, जो हमारा मन है, वह प्रति क्षण बदलते रहता है। वह प्रति क्षण बदलते रहता है, नए नए रंग दिखाता है। और जो संसार है ये प्रपंच से भरा हुआ है, और इस प्रपंच संसार में हमारे मन में भी कई प्रकार के प्रपंच और रंग अंदर बनते रहते हैं। और यही हमारा मनो जो वृत्ति है, यही हमारा आईना भी होता है। हम मन के दर्पण से किसी भी प्रकार की समस्या को हल कर सकते हैं और किसी को भी जान समझ सकते हैं। तो लेखक यहाँ यह बता रहा है कि सबसे अच्छा तरीका बातचीत करने का, सबसे अच्छा तरीका है कि हम खुद से बात करें, हम मन में बात करें, हम मन से हर एक सवाल जवाब करें। यही सबसे अच्छा तरीका। देखिए ऐसे चमनिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव है।
मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी नहीं पहुंच सका। इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो मानव का सबसे महत्वपूर्ण जो काम है, और मानव को अगर बातचीत करनी है अपने आप से, तो सबसे अच्छा है कि क्या, ध्यान करना, मनोयोग करना, चिंतन करना, एकाग्र रहना, और साधन 1-2 दिन का काम नहीं। तो देखिए, अपने आप से बात करना 1-2 दिन का काम नहीं, खुद से चिंतन करना, खुद से मनन करना, एकाग्र रखना, ध्यान रखना, यह काफी महत्वपूर्ण और काफी मशक्कत वाला काम है। लेकिन जिस दिन आपको यह कला आ जाएगी, वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके, तो मानो अहोभाग्य। तो लेखक देखिए बता रहा है कि अगर यह वृत्ति हमारे अंदर आ गई कि हम अपने आप से खुद से बातचीत करना सीख गए, मनन करना सीख गए, तो यह हमारे जीवन का सबसे अहोभाग्य होगा। जीवन का सबसे अच्छा जो बात हुआ, सबसे बढ़िया सफलता मिलेगा, वह यही है कि हम अपने मन के अंदर विचार करना सीख गए। एक वाक्र शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारी जिह्वा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती, उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधिताधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। देखिए यहाँ क्या बता रहे कि हमारी जो जिह्वा है वो अनाप शनाप स्वतंत्र रूप से चला करती है। अगर हमने इस जिह्वा पर काबू पा लिया तो बड़े बड़े क्रोधित और बड़े बड़े शत्रुओं को हम जीत लेंगे, अपने वश में कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ किससे? अगर हम अपने जीभ पे कंट्रोल कर लिए तब। और यह कब होगा? यह होगा चिंतन से, ध्यान लगाने से, मनन करने से। इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान। तो देखिए क्या बता रहे हैं कि अंततः हमें क्या करना है? बातचीत के इसी साधन को हमको डेवलप करना है। अंतोगत्वा हमको बातचीत के इसी साधन को डेवलप करना है, अपने अंदर इस साधन को लाना है। अगर हम ऐसा कर लिए तो फिर हम परमात्मा से भी मिल सकते हैं और बड़े से बड़े समस्या को हल कर सकते हैं। तो देखिए, मूल बात में लेखक यह बताया है कि बातचीत का सबसे उत्तम जो तरीका है वह है कि आप अपने अंदर अपने मन से बात करिए। अपने मन से चिंतन मनन जिस दिन आप करेंगे या सीख लेंगे, उस साधन को सीखेंगे, तब आप जा करके बड़े से बड़े समस्या को हल कर सकते हैं, बड़े से बड़े शत्रुओं को वश में कर सकते हैं। बाकी जो बातचीत और राम रमौल है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन असल में व्यक्ति को उस साधन तक पहुंचना है जहां आप अपने मन से बात कर सके और हर एक सवाल का जवाब आप मन से ढूंढ सके। तो यही लेखक का मूल, यहाँ इस चैप्टर का मूल बात जो था यही था। अब हम यहाँ इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे कि क्वेश्चन आंसर इसका क्या है। तो देखिए, पहला सवाल है कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। पहला सवाल है कि अगर हम में
बोलने की शक्ति ना होती, बोलने की शक्ति नहीं होती तो क्या होता? तो बोलने की शक्ति नहीं होती तो क्या होता? बोलने की शक्ति नहीं होती तो जैसा कि चैप्टर में बताया गया है कि अगर बोलने की शक्ति नहीं होती तो हम इधर उधर कोने में पड़े हुए होते और सब कोई लुंज पुंज से नजर आते, किसी को कुछ समझ ही नहीं आता क्या करना है, सब कोई कोने में अवाक रूप से पड़ा होता। तो यह हो गया और बाकी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा इसका पूरा क्वेश्चन आंसर। लेकिन इसका मूल अर्थ क्या है कि वाक शक्ति नहीं होने पे हम इधर उधर कोने में पड़े रहते, मूक दर्शक बने रहते, कुछ बोल नहीं पाते, पूरी सृष्टि जो है लुंज पुंज सा नजर आता और हम ऐसे ही कुछ नहीं कर पाते, अभी बोल नहीं पाते तो बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो जाती। बाकी जो हम सुख दुख का अनुभव करते वह किसी से बता नहीं पाते। तो यह सब चीजें हैं जो वाक शक्ति नहीं रहने पे हमारे साथ होता। दूसरा सवाल है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे? तो यह चैप्टर में भी हमने बताया कि बेन जॉनसन का क्या ख्याल था, एडिसन का क्या ख्याल था। नहीं तो बेन जॉनसन ने क्या कहा कि वास्तव में जब तक मनुष्य नहीं बोलता तब तक उसका साक्षात्कार नहीं होता, यानी मनुष्य वह कैसा है, उसका स्वभाव क्या है, वह उसके बोलने पर ही आएगा। और एडिसन ने क्या कहा कि एडिसन ने कहा कि बातचीत सिर्फ और सिर्फ दो ही व्यक्ति के बीच में हो सकती है, अगर कोई तीसरा व्यक्ति आ गया तो समझे कि बातचीत नहीं, वो सिर्फ बत कही हो जाएगा। तीसरा सवाल है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो यह भी बताया गया था चैप्टर में कि बात करने की कला, नहीं बात करने की कला है जो यूरोपीय पद्धति से आई है। यूरोप के लोग इस प्रकार से बातचीत करते थे जैसे मानो सब कुछ हासिल कर लेंगे, सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। तो यह भी हमने चैप्टर में बताया था, बाकी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। आगे है चौथा सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की, अभी आपने बताया कि बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है कि आप वह साधन अपने अंदर हासिल करिए जिससे आप अपने मन से खुद से बात कर सकते हैं। और यदि आपने यह सीख लिया तो आप बड़े से बड़े शत्रुओं को हरा देंगे और हर एक सवाल का जवाब आप ले सकते हैं और इस चिंतन से अपने लिए एक नए संसार का भी निर्माण कर सकते हैं। तो यह चिंतन और मनन का जो साधन है, यही सबसे अच्छा बातचीत का उत्तम तरीका है। अगला सवाल है बातचीत शीर्षक कहानी का सारांश लिखे अथवा बातचीत निबंध निहित विचारों को स्पष्ट। तो बातचीत के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ देना है निबंध के रूप में कि इस निबंध में मोटा मोटी क्या बात कहा गया है। तो इसमें 3-4 बात है, जैसे वाक शक्ति नहीं होती तब क्या होता, बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है, यह आपको लिखना है। एडिसन और जॉनसन के क्या विचार थे यह लिखना है और स्पीच के बारे में लिखना है। इन 4-5 चीजों को आपको यहाँ लिखना है, बताना है। तो इस प्रकार से हमने देखा। उसके बाद व्याख्या है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है, वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना, कोई दुर्घट बात नहीं।
तो यह जो व्याख्या दिया गया है इसका आपको व्याख्या करना है कि इसका अर्थ लेखक क्या कह रहा है। तो इसका अर्थ हमने अभी ऊपर बताया कि इसका क्या अर्थ है। अगला सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण। इसको आपको व्याख्या करना है कि जब तक मनुष्य नहीं बोलेगा तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। कैसे, इसको बताना है। अब जब तक मनुष्य नहीं बोलेगा तब तक हम उसके विचारों को कैसे जानेंगे, और उसके विचार से ही तो पता चलेगा कि यह किस प्रकार का व्यक्ति है, इसका अमुक विषय के बारे में अमुक क्या सोच है, यह सब उससे बातचीत करने पर ही पता चलेगा। तो यह व्याख्या करना है, इस सब का आपको मिल जाएगा। इस निबंध की क्या, इस निबंध की विशेषता बताना है। तो अभी इस पर हम बात किए, इस निबंध में क्या क्या मुख्य बिंदु है। तो इस प्रकार से यह चैप्टर पहला बातचीत आज खत्म हो गया। आप लोगों को पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा। अब आगे हम चैप्टर नंबर 2 जो कि काफी ज्यादा मनोरंजक कहानी है और उससे बड़ी सीख भी मिलेगी, और वह परीक्षा की दृष्टिकोण से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ेंगे।